वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी में हमने लक्ष्मीकांत वाले बुक को हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से जो मेंस में जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम आपको डेवलप कराएंगे। और उसके साथ साथ प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीजें मैं आप लक्ष्मीकांत वाले 6 एडिशन वाले बुक को मैं यहाँ पे आपको कवर कर रहा हूँ, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर दे दिया है। जिसमें इंट्रो ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी वाले फर्स्ट लेक्चर में दे दिया है। सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एक होगा कंपनी के शासन 1773 से लेके 1853 तक। उसके बाद हम 1858 तक, फिर 1858 से लेके 1947 तक हम ताज का शासन पढ़ेंगे। 2 भागों में हमने सोचा था इसको डिवाइड करके पढ़ने के लिए। एक पार्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। सेकेंड पार्ट ये है जिसमें आपको 1858 से लेकर 1947 तक मिलेंगे। लेकिन इसमें जो 4 अधिनियम, 4 एक्ट या 4 जो ताज के शासन में 4 अधिनियम लाए गए जो भारत में सुधार के दृष्टिकोण से, वो यहाँ पे 4 है। जिसमें 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1909 का अधिनियम या पार्लियामेंट्री सुधार एक्ट बोला जाता है। और उसके साथ साथ भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। पीछे बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। आप जैसा कि जानते हैं वेडिंग पार्टी वाला सीजन चल रहा है, काफ़ी मतलब ज़्यादा मैरिज हो रहा है, वेडिंग हो रहा है, शादी वगैरह हो रहा है। तो इसमें बगल में ही है शादी है, तो उसको लेके हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और बैकग्राउंड को आप इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। आई होप गाइज आप अच्छे होंगे। अच्छे हैं तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखें, ठीक है। इसमें जितने भी चीजें मैं यहाँ पे आपको राइट डाउन किया हूँ, इसमें सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रत्येक एस्पेक्ट से, प्रीलिम्स का एस्पेक्ट से, इवन मेंस के एस्पेक्ट से मैं मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसको लेके ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इसमें जितनी भी चीजें हैं आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट डाउन करके अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हैं, जो काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। हमने कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1853 एक्ट तक देख लिया था। अब कंपनी का शासन इतना एक्सपांड हो गया था, इतना बढ़ चुका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रही थी कब कंपनी कोई थोड़ा सा मिस्टेक करे, थोड़ा सा गलती करे और कंपनी के शासन को हम तुरंत वहां से हटा के वहां पे ब्रिटिश के शासन को, ब्रिटिश के सत्ता को स्थापित कर ले। और वो गलती क्या होता है, 1857 का जो रिवोल्ट होता है, 1857 की जो क्रांति होता है, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश प्रांत को या ब्रिटिश ताज को ये मौका मिल जाता है और उस मौके का उन्होंने फायदा उठाते हुए कंपनी को वहां से भारत में हटा देता है और कंप्लीट रूप से भारत पे कंप्लीट जो अधिकार हो जाता है अब ताज का हो जाता है। तो ताज का शासन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हो गया था, पहले कंपनी का शासन था। उसी को लेकर 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। चूंकि क्या हुआ था 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसमें जितने भी इसके पहले जितने भी सुधार किए गए थे भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी सुधार किए गए थे, उससे कुछ साइड इम्पैक्ट, कुछ उसके साइड इफेक्ट थे, कुछ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट थे। जब दोनों चीजें जब कोलैप्स की तो भारतीय जनता को अब लगा अगर ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी करते रहेगी तो हमारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक शोषण होते चला जाएगा और हम दिन पर दिन कमजोर और दिन पर दिन हम वीक होते चले जाएंगे। उसको लेके प्रत्येक सेक्शन, प्रत्येक साइड और प्रत्येक वर्ग के लोग अंग्रेजों के अपोज में या कह लीजिए कंपनी के अपोज में 1857 में रिवोल्ट करते हैं। और वो रिवोल्ट काफी तगड़ा होता है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी काफी डर जाती है और उसी समय मौका मिल जाता है किसको, ब्रिटिश ताज को, ब्रिटिश क्राउन को और भारत के शासन को या भारत के सत्ता को कंप्लीट रूप से अपने हाथ में ले लेता है। और जैसे ही महारानी भारत के शासन को अपने हाथ में लेती हैं तो तुरंत एक एक्ट लाती है, तुरंत एक अधिनियम लाती हैं, ताकि भारत के लोगों को विश्वास हो सके अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले भारत में जो शासन कर रही थी, जिसका शासन काफी गंदा था, अब वो शासन नहीं करेगी। अब भारत पे कंप्लीट शासन अब किसका होगा, ब्रिटिश ताज का होगा, ब्रिटिश क्राउन का होगा, ब्रिटिश महारानी का होगा। तो उन्होंने भारतीयों को खुश करने के लिए 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया। भारत शासन अधिनियम में क्या कहा गया था, 1857 के विद्रोह के बाद लाया गया था भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला। इस अधिनियम को बोला गया था, जो ये अधिनियम 1858 का अधिनियम, ये भारत के शासन को अच्छा बना देगा। किस लिए भारत के शासन को अच्छा बना देगा, उनका कहना था, मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अब भारत के लोग, भारत के नागरिक अब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, अब ब्रिटिश के नागरिक रहेंगे, ब्रिटेन के नागरिक रहेंगे। अब भारत के नागरिकों को वो सारे अधिकार मिलेंगे जो ब्रिटेन के नागरिकों को मिलते हैं। भारत के लोगों को तमाम सारी सुविधाएं मिलेंगी जो ब्रिटेन के नागरिकों को मिले हैं। कौन बोलती हैं, 1858
एक्ट के तहत महारानी बोलती हैं अब भारत के लोग हमारे लोग हैं और हमारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी हो गई। इसको इसलिए बोला गया भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए। ये एक लोक लुभावने वादे थे, ठीक है, ऐसा कभी हकीकत में आया ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे कभी आया ही नहीं, सिर्फ ये एक लुभावने वादे थे। और इस प्रकार कंपनी के शासन को कंप्लीट ब्रिटिश क्राउन हटा देता है और अब ब्रिटिश राजशाही का अधिकार पूरे भारत पे हो जाता है। और इसी अधिनियम में क्या बात कहा गया था, भारत का प्रथम जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, हम इससे पहले बता दिए बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद से हम लोग 1833 के एक्ट में पढ़े थे, वो भारत के गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। और फिर 1858 में अब क्या होता है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, इन दोनों के पद को, जो कि ऑलरेडी बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को 1833 के भारत शासन अधिनियम में हटा के वहां पे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। अब भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटा के अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कोई था तो लॉर्ड कैनिंग, और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अब ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष ये प्रतिनिधि होगा। अब ये जो लॉर्ड कैनिंग महोदय होंगे या भारत का जो भी वायसराय अब बन के भारत में आएगा, अब वो प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से वो ब्रिटिश क्राउन का बंदा होगा। ब्रिटिश क्राउन का वो समझिए वो राइट हैंड होगा, ब्रिटिश क्राउन का वो चमचा होगा। जो ब्रिटिश क्राउन बोलेगी वही वो करेगा, यानी डायरेक्ट वो प्रतिनिधि होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसके पहले हमने पढ़ा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम बना था राजनीतिक और जो प्रशासनिक और जो राजनीतिक जो कामें थी उनको देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ऑलरेडी गठन हो चुका था, जो 1773 और 1784 के एक्ट के तहत बना था। अब दोनों को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अब ब्रिटिश ताज का हुकूमत होने वाला है। भारत सचिव एक नए पद का गठन किया गया। अब भारत सचिव नामक एक नए पद होगा। वो भारत का सचिव होगा कौन, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो सदस्य हो गया, वहां मान लीजिए सांसद, यहाँ का सांसद मान लो वहां का ही सांसद हो, अब उस सांसद में से ही कोई एक भारत का सचिव बनेगा और उसी को भारत मंत्री कहा जाता था। और उसका काम क्या होता था, 15 लोग उसके सदस्य रहेंगे, उसके टीम मेंबर 15 लोग रहेंगे और उसका काम क्या होगा, भारत में शासन के कंट्रोल करना और भारत में कब और कौन सी चीजें सुधार करनी है, कौन सी चीजें लागू करनी है, कौन सी चीजें हटानी है, वो सबका डिसाइड कौन करेगा, ब्रिटेन में बैठे भारत सचिव और उनके 15 सदस्यीय मेंबर मिलके इंडिया हाउस नामक एक उनका समझिए एक बॉडी, एक निकाय बनाया गया था, जो इंडिया हाउस में बैठ के ब्रिटेन में भारत के विषय में वो अपना फैसला लेंगे और भारत में सुधार या भारत में जो भी चेंजेस हैं वो करेंगे। ये थे 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें 1857 के विद्रोह के बाद भारत के शासन को अच्छा बनाने का इसमें अधिनियम में बात कहा गया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश राजशाही का अधिकार हो गया। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटिश का ताज प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि बन के हमारे देश में राज करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को निरस्त कर दिया गया, कैंसिल हटा दिया गया। भारत सचिव नामक एक नए पद का गठन किया गया था, जिसे भारत मंत्री कहा जाता है। और इनके 15 सदस्य थे भारत मंत्री को, यानी भारत के जो सचिव है उनको हेल्प देने के लिए। और उसी में भारत इंडिया हाउस नामक एक नए बिल्डिंग, एक नए भवन का निर्माण किया गया, जिसमें बैठे बैठे ब्रिटेन में भारत के शासन प्रशासन को लेके सारी चीजें वहां पे किए जाएंगे। ठीक है, अब आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए जिससे क्या होता है, जिससे 1857 की क्रांति होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी हट जाता है, अब आ जाते हैं कौन, अब ताज का शासन प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। लेकिन जैसे ताज का शासन भारत में आता है और भारत को वो लोग काफी एक्सपांड, भारत के क्षेत्र को और जीतने लगते हैं, अब ब्रिटिश क्राउन को लगता है यदि हमें भारत को और बेहतर तरीके से जानना है, भारत के क्षेत्र को और जीतना है, तो हमें सबसे पहले भारतीयों को अपने में मिला के, भारतीयों को अपने जो हमारे जो वायसराय होंगे उनके काउंसिल में भारतीयों को मिला के और भारतीयों के द्वारा भारतीयों की समस्याओं को सुन के और उनको उनमें चेंज करके और भारत में अधिक से अधिक समय तक राज किया जा सके, भारत को और अधिक से अधिक तक शोषण किया जा सके, उनका मंशा था। तो जाहिर सी बात है, जब आप भारत को और अधिक जानना चाहते हैं, भारत में और अधिक से अधिक राज करना चाहते हैं, भारत को और अधिक से अधिक शोषण करना चाहते हैं, तो भारतीय लोगों से बेहतर कौन जानेगा जी। अगर भारत को आपको शोषण करना है, भारत में रहना, तो भारतीय लोग नहीं बताएंगे कि कोई ब्रिटेन का आके एक दिन रहेगा भारत में बता देगा, पूरे भारत के लोगों के बारे में नहीं बता पाएगा।
तो उनको अब एहसास हुआ, अब जो मंत्रिपरिषद का जो मेंबरशिप होगा, जो सदस्य लोग होंगे, उनमें भारतीयों को भी अब सहभागिता, रिप्रेजेंटेटिवनेस उसमें देनी चाहिए, अब हमें देनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक उनके द्वारा हम जान सके। लेकिन यहाँ आप एक चीज ध्यान दें, जो भी सुधार करना चाहते हैं वो अपने मकसद से, अपने स्वार्थ को लेकर सुधार करना चाहते थे, ना कि भारत में कोई बेहतर काम करना चाहते थे, भारत में ना ही आधुनिकता लाना चाहते थे और ना ही भारत में और तरक्की कराना चाहते थे। वो सिर्फ चाहते थे भारत के क्षेत्र को अधिक से अधिक जीता जा सके, भारत से रॉ मटेरियल, कच्चे सामान को इंग्लैंड पहुंचाया जा सके और भारत का अधिक से अधिक दोहन किया जा सके। उनका एकमात्र मकसद था और इन तमाम उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भारत का इन्होंने भारतीयों को सपोर्ट लेना चाहा, ताकि और भारत का अधिक से अधिक शोषण किया सके। और उसी के क्रम में 1861 का अधिनियम आता है, 1892 का अधिनियम आता है, 1909 का अधिनियम आता है। भारत के शोषण को क्रम में, यानी 1847 क्रांति के बाद भारतीयों की अब आवश्यकता उन लोगों को महसूस हो गई। अब उन लोगों को लगा अगर भारत को अधिक से अधिक समय तक रखना है, जीत कर रखना है अपने पास या उनका शोषण करना है, तो भारतीयों की आवश्यकता पड़ेगी। और उसी के लिए तो 1861, 1892, 1909, 1919 का सारे अधिनियम लाए गए। ठीक है, अब आते हैं 1861 ईस्वी में, देखते हैं इसके तहत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, या भारतीय भी कर सकते हो, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसराय के काउंसिल में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया गया था और प्रथम बार भारतीयों को अतिरिक्त सदस्य के रूप में शामिल किया गया। मैं बताया ना, इससे पहले भारत जितने भी वायसराय होते थे और वायसराय के जो काउंसिल था, वायसराय का जो मंत्री परिषद था, उसमें केवल सरकारी सदस्य होते थे। लेकिन अब गैर सरकारी भारतीयों को भी लिया जा सकता। प्रथम बार अब भारतीयों को भी अतिरिक्त सदस्य के रूप में वायसराय के काउंसिल में शामिल किया गया, ताकि भारतीयों के द्वारा ही उनकी समस्याओं को और उनकी चीजों को अंदर तक जाना जा सके, भारतीयों को तह तक पहुंचा जा सके और अधिक से अधिक भारतीयों का शोषण किया जा सके। ये काम हुई 1861 के अधिनियम में, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वायसराय की परिषद प्लस अतिरिक्त सदस्यों में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। अब जो वायसराय का जो परिषद होगा और जितने भी अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति समय समय पर होती जाएंगी, इन दोनों के जो मिलन से जो बॉडी बनेगी, उस बॉडी को बोला गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस समय जो संसद है, आप मान सकते हैं उस समय भारत में एक ही व्यवस्था था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या होता था, वायसराय का परिषद और अतिरिक्त जितने भी सदस्य वहां पे नॉमिनेट या इलेक्टोरेट होकर आएंगे, उनको इस क्या कहा गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे इसके बारे में फिर से जिक्र करेंगे। मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, यानी विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण क्या होता है तभी समझाऊंगा। मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बात किया था। इसमें क्या गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को रखा गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंसी को रखा गया था, यानी वहां पे केंद्रीकरण की शुरुआत, मैंने बताया था केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। यानी एक बंदा बंगाल में बैठे पूरे भारत, यानी जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रेसिडेंसी थी, चाहे बॉम्बे हो चाहे मद्रास हो, उसकी देखरेख कौन करेगा, बंगाल का आपका गवर्नर जनरल करेगा। लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका, अब भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता पड़ने लगी और भारतीयों को अधिक से अधिक शोषण करना है और अधिक से अधिक भारत का यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा, अब बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी अब बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी से जो भी वहाँ पे गवर्नर जनरल होंगे या वायसराय के जो सपोर्टर वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अब वो पूछने नहीं आएंगे बंगाल में। अब बंगाल में पूछने नहीं आएंगे, सर मैं ये काम करने जा रहा हूँ, कर सकूँ कि नहीं। अब उनको आजादी मिल गई है, पुनः कानून अब बना सकते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हो या मद्रास प्रेसिडेंसी को। अब यहाँ पे विकेंद्रीकरण क्या होता है समझ लीजिए। देखिए, अगर इतना बड़ा देश है, अगर इतने बड़े देश को चलाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है और पूरे देश का शासन वही चला रहा है और किसी अपने शक्ति को बांट नहीं रहा है, तो समझिए केंद्रीकरण है। जैसे आप एक सर्किल बनाते हैं, बीच में एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, तो इसी यानी पूरे देख रेख, यानी यहाँ से कहीं भी चले जाइए तो इसका डिस्टेंस इसके इक्वल ही होगा, सबका इक्वल होगा, क्योंकि यह सेंटर यही केंद्र है। तो केंद्रीकरण मतलब पूरे पावर का सोर्स एक ही इंसान के हाथ में होगा। अब विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, उस पावर को आप बांट दीजिए, उस पावर को आप कई लोगों में बांट दीजिए। तो अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया गया, अब शक्ति को, पावर को अब बांटा गया। जैसे बॉम्बे को बांट दिया गया, मद्रास को बांट दिया गया, भाई तुम जाओ अपने क्षेत्र में, तुम मनमानी जो तुम्हारे अनुसार जो कानून सुटेबल लग रहा है तुम करो, हमसे न पूछने आओ, अब हम शक्ति तुम्हें बांट रहे हैं। इससे क्या हुआ, इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब कंपनी का शासन था, ऐसा नहीं हुआ था। उनका मानना था नहीं, यही चाचा जो यहाँ बैठे हैं यही सब कुछ करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे बांटा गया था। तो ये होती है विकेंद्रीकरण की शुरुआत। काफी जितने भी ये चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर एक बार नोट डाउन कीजिएगा। फिर कह रहा है
वायसराय को आपातकाल के समय बिना काउंसिल के सहमति पे अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी वायसराय की काउंसिल थे, यानी वायसराय के हेल्प करने के लिए कुछ मेंबर थे, उस मेंबर जो भी काम करने जाते थे वायसराय, तो उस मेंबर की इजाजत और उस मेंबर के मेजोरिटी के अकॉर्डिंग कोई अपना डिसीजन देते थे। लेकिन 1861 का अधिनियम में कहा गया था अब वायसराय सर बिना काउंसिल के मेंबर के सहमति के ही जब चाहे कोई भी कानून नियम बना सकते हैं। इसे हम अध्यादेश बोलते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को मिल गया बिना काउंसिल के मेंबर के सहमति के, बिना काउंसिल के मेंबर के संतुति के या बिना काउंसिल के मेंबर के मेजोरिटी के। अब वायसराय अपने मन से जब चाहे कोई नया कानून बना सकते हैं, अपने इकलौता एक इंसान के मन से। जैसे मान लीजिए भारत में भी कोई कानून बनाना हो तो क्या मोदी जी या अपने मन से मोदी जी के कोई एक मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर को सुबह मन उनका किया एक ऐसा कानून बना दें जिससे भारत में ये हो जाए वो हो जाए, अकेले चाहे तो कानून ला के पारित करवा सकते हैं? नहीं कराएंगे, उनको लोकसभा राज्यसभा में कंप्लीट मेजोरिटी चाहिए। तो लेकिन वहां पे बोला गया था नहीं, एक बंदा चाहे तो कानून बना सकता है। उसको शक्ति किसको दिया गया था? वायसराय को। अब आगे थे सब। अब भारतीय को जितने भी अपने इंडियन थे, अभी इंडिया को शासन में सहभागी देने के लिए, शासन में उन लोगों को और से अधिक कंट्रीब्यूशन देने के लिए वहां पे बनारस के राजा सर देव नारायण सिंह और पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव को इत्यादि लोगों को क्या वायसराय के काउंसिल में इनको जगह दिया है। काफी ये लोग सम्माननीय थे और काफी हाई एलाइट फैमिली से आते थे, एलिट फैमिली से आते थे, तो इनको जगह दिया गया गवर्नर के वायसराय के काउंसिल में। सर देव नारायण सिंह बनारस के राजा, पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, सर दिनकर राव। तो ये थे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आप एक बार रोक के पॉज करके आप चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता उसी श्रेणी में आगे बढ़ते 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें वायसराय की काउंसिल का विस्तार किया गया। मैं बोल रहा हूं, आपको पहले ही बता चुका, अब भारतीयों को अधिक से अधिक इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है, भारतीयों को अधिक से अधिक इसमें शामिल करने की बात की जा रही है, ताकि भारत में अधिक से अधिक और भारत में एक्सपांशन किया जा सके। तो इसलिए काउंसिल को विस्तार किया और विधान परिषद में सर्वप्रथम सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार था। इससे पहले 1892 से पहले 1861 अधिनियम मान लीजिए 1858 या उससे पहले जब भी कोई आपका पब्लिक रिलेटेड इशू होता था, उस पब्लिक रिलेटेड इशू में कोई भी वहां का मेंबर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था और ना ही बजट पे चर्चा कर सकता था, चाहे वो भारतीय हो या चाहे गैर सरकारी सदस्य हो। लेकिन अब बोला गया वो भारतीय हो, अब वहां पे किसी भी इंपॉर्टेंट पब्लिक इशू हो उस पर डिस्कस कर सकता है और बजट पे चर्चा कर सकता है। केवल डिस्कस और चर्चा कर सकता है, ना कि क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बताएंगे क्वेश्चन पूछने का भी धीरे धीरे अधिकार मिल रहा है, ठीक है। प्रश्न पूछने का अधिकार सार्वजनिक इशू से रिलेटेड, पब्लिक हित से रिलेटेड और बजट पर चर्चा करने का अधिकार धीरे धीरे अब क्या ताज अब दे रही है भारतीयों को। और इसके द्वारा प्रथम बार कुछ सदस्य निर्वाचन का प्रावधान किया गया और भारत में प्रथम बार निर्वाचन शब्द का उत्पत्ति और भारत में प्रथम बार निर्वाचन शब्द का उपयोग कब होता है? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में। यदि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए भारत कौन से भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार निर्वाचन की बात की गई, तो आप लगाइएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगर ये पूछते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो ये अप्रत्यक्ष तौर पे इनडायरेक्टली बात किया गया था इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन के बारे में इनडायरेक्टली किस अधिनियम के तहत बात किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत बात किया गया था। और इस अधिनियम के तुरंत बाद ही जितने कांग्रेसी लीडर थे वो लोग बोलने लगे, एक नारा देने लगे, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यदि तुम गवर्नमेंट में, यदि तुम सत्ता में अगर भारतीयों को तुम प्रतिनिधित्व नहीं देते हो, भारतीयों को उसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं देते हो, भारतीयों को उसमें शामिल नहीं करते हो, तो हम टैक्स नहीं देंगे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी भारतीयों को जब तक उसमें शामिल नहीं करोगे तब तक हम कर नहीं देंगे। ये नारा कब से स्टार्ट होता है? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद स्टार्ट होता है। ये थे अब तक के 3 काफी इंपॉर्टेंट भारतीय परिषद अधिनियम। इससे उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन आए आप कर ले जाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 1916 का अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। मार्ले भारत सचिव, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यहाँ पे भारत सचिव नामक नए पद का गठन हुआ था। भारत सचिव, मिंटो भारत के वायसराय, ये है सचिव, ये है वायसराय। ये आया था 1916 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। ये सब सुधार के क्रम में भारत में भारतीयों को और अधिक से अधिक उसमें सहयोग लिया जा रहा है शासन में, ताकि भारत में अधिक से अधिक
ब्रिटेन के साम्राज्य को बढ़ाया जा सके और ब्रिटेन को अधिक से अधिक धनवान बनाया सके। धनवान इसलिए बनाया सके, अब ब्रिटेन अपने आप को सुपर पावर सिद्ध करना चाहता था, यूरोप में अपने आप को एक महापावर, एक महाशक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करना चाहता था। और इसी के समय में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुकी थी और उसके साथ साथ वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी ब्रिटेन आगे हो चुका था। और इस चीज़ों को इन चीज़ों के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी, इन चीज़ों के लिए लेबर की ज़रूरत थी। और ये सब चीज़ें किस देश से पूर्ति हो रही थी? भारत और अफ्रीका जैसे छोटे छोटे ब्रिटेन के गुलाम देशों से पूरा किया जा रहा था। तो इसलिए ब्रिटेन का मंशा था, ब्रिटेन चाहता था भारत के लोगों को अधिक समय तक गुलाम बनाया जा सके और उन गुलामी का फायदा उठा के ब्रिटेन में अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और प्रोत्साहित किया जा सके और ब्रिटेन को जितना से जितना हो सके तरक्की दिया जा सके। इनका मेन मकसद ये था। ठीक है, आते हैं 1909 के अधिनियम। वाकई यार बहुत इडियट थे सब, बेवकूफ़ थे सब। हम लोग को बेवकूफ़ समझते थे और हम लोग को असभ्य समझते थे, कहते थे सब भारतीय एक असभ्य है, सब अनसिविलाइज्ड हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं दुनिया की प्रथम जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, हमारे ही देन है। दुनिया की प्रथम कोई पॉलिटिकल कोई बुक है, देश और समाज और शासन और राज्य चलाने की कोई किताब है, चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र हमारे देश की है। दुनिया का प्रथम कोई साइंटिस्ट वगैरह है, कोई बुक वगैरह है, आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है, या फिर वराहमिहिर और या चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महान महान लोग हमारे देश में हुए हैं, वो सब भूल जाते हैं। हमारे ही चीज़ों को चुरा के, हमारे ही चीज़ों को एक्सप्लेन अपने वे में करते हैं और कहते हैं हमने इसका खोज किया। उनके इतना बेवकूफ़ और मूर्ख कोई था ही नहीं। हालांकि हमारे देश में जो तरक्की हमारा देश किया था, चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्य काल हो, वो सारी चीज़ें हमारे पास एक उपलब्ध नहीं थी। हम एक समय के लिए अंधेरे में गुम हो चुके थे। भारतीय जनता, भारत का इतिहास एक समय ऐसा था, हम लोग अंधेरे में गुम हो चुके थे। हम जातिवाद, भाई भतीजावाद और छोटे छोटे पार्ट्स में जाति, वर्ग, जन्म, मूल स्थान, लिंग, भेद, रंग के रूप में हम लोग बढ़ चुके थे। और इसका फायदा इन बदतमीजों ने उठाया और फायदा उठा के हमको बताया तुम लोग असभ्य हो, तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग एकदम मतलब नकारा टाइप हो। लेकिन जब धीरे धीरे ये जब हमारे संस्कृति और हमारे सभ्यता को जानने लगे और धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विज्ञान का सर्वेक्षण होने लगा, तब इन बदतमीजों को मालूम चला भारत हमसे कितना आगे है। तब हमारी चीज़ों को चुरा चुरा ले आके अपने यहाँ साइंटिस्ट वहाँ पर रिसर्च करने लगे। इनको लगता था हम बर्बर और असभ्य हैं, लेकिन सही सत्य तो ये इनसे सभ्य हमारी जो पहली दुनिया की जो सभ्यता है हमने दिया है। ठीक है, हमने बड़े बड़े बुक दिए हैं, बड़े बड़े विद्वान दिए हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जितने भी ग्रंथ हैं, पुरातत्विक जितनी भी पुराने प्राचीन समय के ग्रंथ हैं, ये सारी चीज़ें में वो बातें लिखी गई हैं जो ये आज तक अभी अपने हार्वर्ड हो या ऑक्सफोर्ड हो या जो भी यूनिवर्सिटी उस पर रिसर्च करते हैं। इनकी क्या औकात ऐसी चीज़ों बनाने का? ये हमें असभ्य और मूर्ख कहते हैं। हालांकि हमारे देश में कुछ कमियाँ भी हैं, हमारे देश में बहुत सी कमियाँ हैं। जो सबसे ज़्यादा हमको भयानक कमी लगती है वो है पॉपुलेशन का तेज़ी से बढ़ना, तेजी से पॉपुलेशन का बढ़ना, और उसमें जातिवाद दूसरा है, सबसे ज़्यादा जातिवाद। जब तक ये 2-3 एस्पेक्ट ऐसे, जब तक हम लोग उसको नहीं लड़ेंगे, उसको नहीं एलिमिनेट करेंगे, नहीं उसको हटाएंगे, जड़ से नहीं खत्म करेंगे, तो हम उनको कभी छू ही नहीं पाएंगे। चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड, 50-100 साल हमेशा पीछे रहेंगे। और पीछे रहने का 1-2-3 कारण हो सकता है जो मैं बताया हूँ, उससे भी ज़्यादा और कारण हो सकते हैं, और उसको दूर आप और हम मिलकर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आने वाली पीढ़ी को यदि बेटर भारत देना है, एक डेवलप्ड भारत देना है, तो हमको अपने पीढ़ी को, हमें अपने बच्चों को, आने वाले भविष्य को हमें बताना होगा हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी परंपराएं कितनी अलग थी और कितनी डिफरेंट थी, हमने दुनिया को क्या दिया। ठीक है, तब जाके हम उनको कहीं ना कहीं कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, एक अंधानुकरण कर रहे हैं। मतलब जो वेस्टर्न कल्चर कर रहा है तेजी से हम भी उसको अपना रहे हैं, चाइनीज सामान तेजी से अपना रहे हैं। मतलब अपनाओ ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक अपनाओ। अपने देश की चीज़ों को भी तुम एक्सेप्ट करो, सारी चीज़ें देख के अपने लॉजिक पे तुम उसको तौलो, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसके बाद तुम चीज़ों को बढ़ाओ, तब जाके हम कहीं ना कहीं डेवलप होंगे। अकेले गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती है। अभी त्रासदी आई है, महामारी आई है, मैं गवर्नमेंट का पक्ष नहीं लेने जा रहा हूँ। एक एस्पेक्ट है, एक मेरा अपना ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूँ। अभी महामारी आई है, कहीं सिलेंडर की कमी है, कहीं बेड की कमी है, कहीं हॉस्पिटल की कमी है, कहीं मेडिसिन की कमी है। मानता हूँ गवर्नमेंट शुरू से अपने हेल्थ सेक्टर पर ध्यान नहीं दे रही है। शुरू से अपने हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देती तो आज ये परिस्थिति हमको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अगर मान लीजिए ये भयानक परिस्थिति नहीं आई होती तो हम अपने हेल्थ सेक्टर को नहीं सुधार पाते। ये भयानक परिस्थिति आ गई है। अगर बताइए किसी हॉस्पिटल में अगर 100 पेशेंट का पूरा वहाँ पे ऑक्सीजन है, 100 पेशेंट के लिए वेंटिलेटर है, 100 पेशेंट के लिए मेडिसिन है, लेकिन अचानक वहाँ पे 500 पेशेंट आ जाए तो वहाँ पे हॉस्पिटल क्या कर सकता है? और गवर्नमेंट क्या तत्काल उतना व्यवस्था कर सकता है? मैं गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो लॉजिक वो बात करूँ। बताइए, हमारी आबादी यार, हमारी जो पॉपुलेशन इतनी भयानक है यार, हम
सब चीज़ें नहीं दे सकते हैं। हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना था हमारे पास था, अवेलेबल था, लेकिन अगर तेजी से उस कैपेसिटी के 2/3 4 मतलब 2 गुना या 3 गुना 3 टाइम्स 4 टाइम्स यदि आप पेशेंट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ कमी होगी। उसी कमी को हम धीरे धीरे सुधार रहे थे। सच तो ये है, भारत जो देश है, ये जो हम अभी जो जी रहे हैं, एक ऐसे संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे हैं। अभी भारत उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है। भारत अभी चलना सीख रहा है और एक समय ऐसा आएगा भारत अपने पैर पे ऐसे खड़ा हो जाएगा, उस पैर को हिलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जैसे लंका में जाके अपने यहाँ हनुमान जी को पैर को हिलाना था। तो अभी भारत अभी सीख रहा है, भारत वो ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। जब उस फेज को हम पार कर पाएंगे तो शायद हम भी अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों को टक्कर दे पाएंगे। हम अभी सीख रहे हैं, हम अभी गलतियां कर रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। इस बार हेल्थ सेक्टर में हम सुधार करेंगे। कोई बात नहीं यार, समय है, कभी अच्छा आएगा, कभी वक्त बुरा आएगा, कभी अच्छा आएगा, लेकिन उस बुरे वक्त को हमें इग्नोर नहीं करना है। उस बुरे वक्त को हमें सुधारना है, उस बुरे वक्त हमें सीख लेना है। समय हमारे पास एक टाइम ऐसा था, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। भारत देश के पास 1960 के दशक की बात है, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने सोची यदि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाते हैं, औद्योगिक क्रांति लाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं, हरित क्रांति लाते हैं, तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा खाद्यान्न के क्षेत्र में। भारत हुआ ना आत्मनिर्भर। क्या हम निर्यात नहीं करते हैं? एक से बढ़ के एक देश को हम निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, मतलब खाद्यान्न चीजें निर्यात करते हैं, हुआ ना। एक समय ऐसा था, हम मिसाइल हो गए या जितनी भी चीजें हो गई हैं, अस्त्र शस्त्र हो गई, हम आयात करते थे, दूसरे देशों से खरीदते थे। अब हमारे पास निर्यात करते हैं, अग्नि, पृथ्वी, ये सब चीजें अब हम निर्यात करें, उसमें भी तो आत्मनिर्भर हुए ना। सैटेलाइट दनादन हम छोड़ते जा रहे हैं, कभी अमेरिका का, कभी जापान का, कभी कनाडा का, कभी इटली का, हम छोड़ते जा रहे हैं, उसमें भी आत्मनिर्भर प्राप्त किए ना। हाँ, हेल्थ सेक्टर मेरा कमजोर था और एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर आज भी कमजोर, पहले भी था, आज भी है। तो इसको अब हमें ये जो हमको सबक कोरोना सिखा दिया, हो सकता है हम इसमें सुधार करेंगे और हेल्थ सेक्टर अपना मजबूत करेंगे यार। समय है, अभी बुरा है, लेकिन अच्छा समय भी आएगा ना। पॉजिटिव अप्रोच लेके चलिए, वो समय आएगा, हम आगे बढ़ेंगे। आते हैं 1909 के अधिनियम, पार्लियामेंट सुधार। वायसराय के परिषद का फिर से एक्सपांशन, फिर से विस्तार किया गया और प्रथम बार एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। अब क्या हुआ था, वायसराय की काउंसिल का विस्तार यहीं से स्टार्ट हो चुका था। अब क्या किया गया था, प्रथम बार भारतीय सदस्य को अब विधि सदस्य के रूप में, एक कानून बनाने के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और ये कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सर थे, जिनको वायसराय के परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। देख सकते हैं कैसे अब ब्रिटिश वाले, यानी जो ताज है, अब धीरे धीरे अपने मूड को चेंज कर रहे हैं और भारतीयों को शासन में भागीदारी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जो थे, अब भारतीय पढ़ लिख के इंग्लैंड से, भारतीय पढ़ लिख के बड़े बड़े देशों से पढ़ लिख के आ गए थे। अब वहाँ के सभ्यता, संस्कृति और वहाँ से चीज़ों से तुलना भारत में कर रहे थे। अरे हम इंग्लैंड पढ़े, इंग्लैंड में इतना बढ़िया व्यवस्था था, वही इंग्लैंड वाली इडियट पत्तरी से यहाँ पे कितने गंदे शासन दे रहे हैं। तो वो लोग मांग करने लगे, वो लोग लगे स्ट्राइक करने, वो लोग लगे मूवमेंट चलाने। अब अंग्रेजों को भी डर लगने लगा, भाई ये सब संख्या में काफी ज्यादा है, हम लोग संख्या में ना मात्रा के। कभी उन लोगों को गुस्सा आया, दिमाग उन लोग को फटा, फोड़ फाड़ कर रख देंगे हम लोग, इसलिए डर को उनको भी लगा, नहीं धीरे धीरे टाइम आगे देना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सत्येंद्र सर को मिला। ठीक है, अतिरिक्त सदस्य में +60 कर दी गई तथा प्रश्न पूछने का राइट तथा बजट पे कुछ मुद्दों पर मतदान कर दिया गया। अब जो मेंबर हैं उनकी संख्या 60 कर दी गई, यानी संख्या बढ़ा दी गई, जिसमें भारतीयों की संख्या भी इंक्रीज किया गया। अब प्रश्न पूछने का राइट दिया गया, यहाँ पे केवल डिस्कस करना था, आपको सार्वजनिक मुद्दे पर डिस्कस करना था, प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। बजट में प्रश्न नहीं पूछ सकते, अब यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं और कुछ मुद्दों को तो आप वोट भी दे सकते हैं, कुछ मुद्दों को तो मतदान भी कर सकते हैं। कोई बिल पास कराना है और आप इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ला रहे हैं तो आप मतदान भी दे सकते हैं। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा तथा प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दी। केंद्रीय परिषद में अभी भी ब्रिटिश चाहती थी हमारा ही दबदबा बना रहे और उस दबदबा को कायम रखी, और प्रांतीय परिषद में थोड़ा थोड़ा गैर सरकारी सदस्यों को एंट्री दिया जा रहा था। मतलब अब लोकल लेवल पे लोग अब आ रहे हैं और उनको सत्ता में थोड़ा सा साझेदारी, सत्ता में थोड़ा सा भागीदारी दिया जा रहा है। लेकिन केंद्रीय स्तर पे ताज चाह रहा था कंप्लीटली हमारा ही अधिकार वो रखा ही था। पृथक निर्वाचन के आधार पर, पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की, यहाँ पे कम्युनल अवार्ड पृथक निर्वाचन की बात की गई। अब अंग्रेज जान गए, अगर कम्युनल अवार्ड की बात करें, पृथक निर्वाचन की बात, कम्युनल अवार्ड क्या था, अब भारत विदेशियों को लगने लगा, अब ताज को लगने लगा, ब्रिटिश को लगने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा। यदि भारत में अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख आपस में मिलकर रहेंगे, अगर हमेशा मिल के ही रहे तो कभी यहाँ पे दाल गलने वाला नहीं हमारा है। अगर हमको भारत में अधिक से अधिक तक राज करना है, अधिक अधिक समय तक शोषण करना है भारत का, तो क्या करते हैं, हिंदुओं को अलग बांट देते हैं, मुसलमानों
मुसलमानों को अलग बांट देते हैं, सिखों को अलग बांट देते हैं। जब तीनों को अलग बांट देंगे और तीनों को आपस में लड़ा देंगे, जब आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे, इनका हम फायदा उठाते रहेंगे। तो इसलिए प्रथम बार 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन की बात की गई। अब कहा गया था मुस्लिम के लिए, अब वो मुस्लिम ही उठेगा वोट देने के लिए, और मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट नहीं देगा, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा। और मुस्लिमों के लिए स्पेशल निर्वाचन की बात की गई। और लॉर्ड मिंटो को इस प्रकार सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये बदतमीज और जो इडियट था लॉर्ड मिंटो, ये सांप्रदायिक निर्वाचन का इसे जनक कहा गया। यही टाइम 1909 का अधिनियम है। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और वही जो आज घाव हम जम्मू और कश्मीर को लेकर देखते हैं, हमेशा आतंकवादी गतिविधि यही बदतमीज सब करते रहते हैं। सब इसी का देन रहा है, यही लॉर्ड मिंटो, यही एकलौता इंसान है जो सब कुछ कर रहा है। आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे।